नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। बड़ी संख्या में प्रवासी इस समय घर वापसी कर रहे हैं। 60,000 से अधिक लोग अपने घर गांव लौट चुके हैं। 2 लाख से अधिक लोगों ने वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। तो इस समय जो बड़ी चुनौती है उनकी सेहत को लेकर, उनको रोजगार को लेकर, और जो प्रवासी इतनी बड़ी संख्या में लौट रहे हैं तो क्या क्या जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इस पर राज्य सरकार क्या कुछ कर रही है, हम बात करेंगे आज के हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद हैं राज्य के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक जी। जी नमस्कार। तो मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और इसके साथ ही दर्शक भी हमसे हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगर उनके पास ये कोरोना, लॉकडाउन या घर वापसी के मुद्दे से जुड़े कोई सवाल हैं तो आप मंत्री जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और यहाँ के जो नंबर हैं वो हैं 7579428047, इसके साथ ही 7579428028। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर भी हैं हमारे 01352666335, 01352665478। तो इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में, मतलब 60,000 से अधिक लोग वापस आ गए हैं और सिलसिला ये लगातार जारी है। तो इतने सारे प्रवासियों को लेकर आना सुरक्षित, जितने भी मेडिकल चेकअप और ज़रूरी स्वास्थ्य परीक्षण है उसके बाद उन्हें क्वारंटीन करना, तो ये एक बड़ी चुनौती तो है हमारे सामने। तो किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं इससे जुड़ी हुई? देखिए वर्षा जी, ये जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन 1 के अंतर्गत जब ये सारी चीज़ें आई और सबसे पहले बात आई कि हमारे राज्य के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोटा में हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो जोधपुर में हो, जयपुर में हो, और चाहे इससे अलग हरियाणा में हो, ऐसे करके सब एक तरह से डिमांड आई। एक तरह से सभी लोगों ने अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य प्रकार से यहाँ के सरकार को सूचित किया कि हम इस प्रकार से वहाँ, हमें आप बुलाइए। भारत सरकार की गाइडलाइन हमें उस समय अलाउ नहीं कर रही थी, लेकिन हमने स्पेशल भारत सरकार से निवेदन किया और उस समय हमने एक अभियान चलाया। अभियान चलाकर हम उन बच्चों को यहाँ लेकर आए, औरंगाबाद से भी बच्चे लेकर आए जी। बाद में भारत सरकार की गाइडलाइन आई, उस गाइडलाइन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि आप प्रत्येक राज्य अपने राज्य के अंतर्गत एक नोडल अधिकारी बनाएंगे। नोडल अधिकारी के माध्यम से एक कोई फ़ोन नंबर या कोई जो भी लॉगिन करके कोई अपना देंगे, उससे वो सूचना इकट्ठी होगी, फिर उन राज्यों से संपर्क होगा। और तो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो 2 लाख से अधिक हो चुका है। ये एक प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया में जो रजिस्ट्रेशन की वर्तमान अभी तक मैं जहां बैठा हूं, 2,03,000 के लगभग ये हमारे टोटल रजिस्ट्रेशन हुए। इसमें से हम अभी तक जो संख्या वापस आई है वो 63,000 आई है। उन 63,000 में लगभग अगर हम गढ़वाल के सारे जिलों की बात करें तो 28,500 है। अगर हम कुमाऊं की बात करें तो वो भी लगभग 28,500-29,000 है। इसमें से 57,000 ये हो गई। 6,000 वो लोग हैं जिन्होंने अपना व्हीकल था और जिन्होंने केवल हमसे अनुमति मांगी और उनके स्वजन गए, उनके परिजन गए, वो खुद भी वहाँ से गाड़ी लेकर आए, उनको भी हमने अनुमति दी है। तो इस प्रकार 63,000 के लगभग हम लोग लेकर आए। इनको लाने के बाद जो सरकार की व्यवस्था है वो अलग अलग हमने की है। अगर किसी को कुमाऊं में आना है तो उनके लिए हमने हल्द्वानी और रुद्रपुर 2 सेंटर बनाए हैं। इधर आना है तो हमने हरिद्वार में बड़ा सेंटर बनाया है। जैसे चाहे ट्रेन से आते हैं, चाहे बस से आते हैं, उनको हम हरिद्वार में रोकते हैं। फिर उनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी हो रहे हैं, हम उन सबको आराम से काउंसलिंग करते हैं, समझाते हैं कि आप अपने राज्य में आ गए हैं, अब आप जल्दी की आवश्यकता नहीं है। एक एक करके सबकी स्क्रीनिंग होती है, डॉक्टरी होती है। फिर उनको मेडिकल टेस्ट, कोरोना के टेस्ट वहाँ पर उनके, कोरोना का टेस्ट एकदम नहीं करते हम लोग। जो शुरुआती परीक्षण, जो शुरुआती परीक्षण है वो करते हैं। फिर उनको हम संबंधित जिले के डीएम से बात होती है वहाँ से। मान लिया किसी जनपद में 250 लोग हैं तो हम उनको उनसे पूछते हैं कि क्वारंटाइन करने की स्थिति में आप कितने लोगों को हैं तत्काल, जिनकी डॉक्टरी कर लें, आज ही कर लें, उनको रात को कहीं दर न रहना पड़े। वो कहते हैं आज 100 भेज दीजिए। हम 100 वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। 100 वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के बाद वो संबंधित ब्लॉक में जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे। हमने इस प्रक्रिया में एक नया काम किया है। हमने ग्राम प्रधान को अपने इस सिस्टम से जोड़ा है। यानी अब ग्राम प्रधान भी हमारा इस सिस्टम का हिस्सा हो गया। डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे अन्य लोग हैं,
ग्राम प्रधान को इसलिए जोड़ा है कि अगर हमें गांव में जाना है क्वारंटाइन उनके घर में भी करना है, हमें यदि घर में जगह नहीं है तो बाहर गांव के बाहर कोई स्कूल है या अन्य स्थान है उस पर क्वारंटाइन तो करना है। इस पर हम अभी बातचीत आगे फिर करेंगे। एक फ़ोन कॉल आ गई है तो हम एक दर्शक की कॉल जरूर लेंगे। तो आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अपर बद्रिश कॉलोनी देहरादून। जी, सवाल पूछिए आप। सवाल इसी के बारे में जो कोविड-19 है इसके बारे में है मेरा। पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए, जल्दी पूछिए। पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जो हमारे उत्तराखंड के लोग बाहर से आ रहे हैं उत्तराखंड में, तो वो अपने गांव जा रहे हैं, तो सरकार ने उनके लिए क्या मेडिकल, खाना, रहने की कोई व्यवस्था की है? नंबर 2, क्या उनके लिए कोई रोड मैप सरकार ने बनाया है, जैसे कि जॉब के बारे में या उनके बिजनेस के बारे में, कि वो वहाँ पे रह के क्या काम कर सकते हैं? सरकार की उनके लिए क्या योजना है, इस बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए नेगी जी, आपने जो सवाल किया मैं उसका उत्तर ही दे रहा था, आप पूरा सुनेंगे तो। कोई भी जो प्रवासी उत्तराखंड के लोग हैं जब हम राज्य में लेकर आते हैं उनको पहले हमने जो केंद्र बनाए हैं, कुमाऊं के, गढ़वाल के, अलग अलग बनाए हैं, हम उन केंद्रों पर लेकर आते हैं, फिर उनकी डॉक्टरी इत्यादि करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, फिर जिले में भेजते हैं, जिले में स्क्रीनिंग होती है, फिर वो अपने गांव में जाते हैं। गांव में यदि घर में होम क्वारंटीन होने की स्थिति तो होम क्वारंटाइन घर में करते हैं, नहीं है तो गांव के बाहर स्कूल है, कॉलेज है या कोई अन्य जो भी वहाँ व्यवस्था होगी उसके अंतर्गत उसको क्वारंटाइन की जाता है। और जो खाने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था, ये सरकार के स्तर पर सारी की जा रही है और इसके सारा खर्चा भी राज्य सरकार ही वहन कर रही है। तो ये जो क्वारंटीन सेंटर ग्राम प्रधानों के माध्यम से पंचायत भवन में या स्कूलों में बनाए गए, तो वहाँ जो प्रवासी ठहर रहे हैं उनके खाने पीने रहने सारा इंतज़ाम, क्वारंटीन फैसिलिटी वो राज्य सरकार के जिम्मे है, राज्य सरकार उसे उठा रही है। बिल्कुल। देखिए इसमें दो चीजें और हैं। अगर मैं कहूँ कि जैसा अभी हमारी ट्रेन आ रही है साथ साथ उनको लेकर, हमने 1 करोड़ रुपए जो ट्रेन का किराया एडवांस में जमा कर दिया हमने विभाग में, और हमने कहा कि कोई भी प्रवासी भारत उत्तराखंड के आएंगे उनको कोई किराया नहीं देना, वो राज्य सरकार वहन कर रही है या कुछ भारत सरकार वहन कर रही है, जो भारत सरकार की एक गाइडलाइन है उसके अनुसार। तो इस प्रकार से हमने, चाहे वो ट्रेन से आए चाहे वो बस से आए, उन सब की व्यवस्था हम राज्य सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। राज्य में आने के बाद उनका आपने देखा होगा, कल भी मैंने आप ही के माध्यम से और अन्य माध्यमों से देखा है, जब वो स्टेशन पर आए तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो सब लोग वहीं स्टेशन पर पहुंच गए, उनको दूध दे रहे हैं, उनको फल खिला रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, उनको मास्क दे रहे हैं, उनको सैनिटाइजर दे रहे हैं और उनको स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए, उत्तराखंड राज्य आपका है, उत्तराखंड राज्य में आप आए, आपका स्वागत है। तब उनको वहां ले जा रहे हैं। गांव में भी क्या ग्राम प्रधानों को भी सैनिटाइजर, मास्क, इस तरह की जो जरूरी चीजें हैं उपलब्ध करा, उनके लिए कोई गाइडलाइंस है कि वो किस तरह से प्रवासियों को रखेंगे? देखिए क्योंकि पूरी तरीके से जो हमारे ये लोग आ रहे हैं प्रवासी, इनकी व्यवस्था, देखभाल, ये सारे हमारे उस सिस्टम के अंतर्गत हैं। उसमें हमारे स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, उसमें हमारे पुलिसकर्मी भी हैं, उसमें हमने ग्राम प्रधान जी को उसमें ऐड किया है। ग्राम प्रधान उस सिस्टम का एक हिस्सा बनाया है ताकि वो सारे सिस्टम में फिट होकर ठीक प्रकार से व्यवस्था हो। कई कई जगह हमें ये शिकायत भी मिली है, ये भी कहीं सुनने को मिला है कि ग्राम प्रधान या ग्राम के लोगों ने कहा है कि हम इनको गांव में नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल। तो लेकिन उसमें भी हमने उनको समझाया है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जो कोरोना है, अब कोरोना से लड़ाई लड़नी है हमें, इन पीड़ित से नहीं लड़ना, इनका सहयोग करना है, इनके साथ खड़ा होना है, इनकी हमें सहायता करनी है, इनकी हमें सेवा करनी है। ये जो पीड़ित लोग हैं ये हमारे ही तो भाई हैं। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी भी खबरें थी कि आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा कि हमें प्रवासी नहीं चाहिए, उनको वापस लौटाओ, तो इस तरह की भी एक धारणा बना रहे हैं। तो इस धारणा को हमने बिल्कुल एकदम उनको काउंसलिंग करके, निर्देश करके, आदेश करके सरकार ने उनको कहा है कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में हम सबको इस काम को करना है। ये आपके गांव के, आपके भाई, आपके परिवार के लोग हैं, ये सब आएंगे और एक व्यवस्था बनी कि होम क्वारंटाइन फर्स्ट नंबर पे करेंगे। यदि नई व्यवस्था है तब जाकर हम उनको किसी सामूहिक उसमें लेकर। पिछले दिनों में जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आए उसमें भी ये जो देखने को मिला कि जो प्रवासी लौट कर आए हैं उनमें ही कोरोना पॉजिटिव आया, जो स्थानीय स्तर पर नहीं आया। तो ये भी अभी एक बड़ी चुनौती होगी, जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो उनको संक्रमण से कैसे बचाएं, लोगों को कैसे बचाएं?
कि हम लोग जानते थे कि एक चुनौती आएगी जी। इस चुनौती के लिए ही हमने त्रिस्तरीय सिस्टम बनाया अपना पूरा जांच का, क्योंकि ये चुनौती इस कारण से भी आएगी कि कोई प्रवासी हमारा बम्बई से आ रहा है, सूरत से आ रहा है, दिल्ली से आ रहे हैं, और वो सब आने के बाद उसमें से कई लोग पॉजिटिव होंगे। जैसा कल भी एक केस आया, परसों भी आया, उससे पहले प्रवासियों के केस हैं पिछले 3-4 दिनों के, जितने प्रवासियों केस है। तो ये जो प्रवासियों केस है ये आएंगे, क्योंकि वहां अगर कोई पॉजिटिव होगा तो निकल के आएगा। तो इससे समझिए कि हमारा सिस्टम किस रूप में काम कर रहा है। यानी उनको गांव के जाने से पहले या तो उससे पहले पकड़ हो गई, या जब उसको हमने होम क्वारंटाइन किया, वहाँ से उसको जैसे सिम्टम्स आए उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया और वहाँ से उनका सैंपल भेजा, और सैंपल जब आया तो तत्काल पॉजिटिव आते ही जो उसके आसपास के लोग थे, उससे संपर्क वाले लोग थे, उनके साथ आने वाले लोग थे, उनको हमने तुरंत होम क्वारंटाइन और सख्ताई के साथ और निर्देशों के साथ उसको किया कि अब आपको ये निर्देशों का पालन और करना है। तो इस प्रकार से सरकार के स्तर पर हमारा पूरा प्रयास है कि हम जो प्रवासी हमारे भाई बहन लोग आ रहे हैं उन सबको ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से हम उनको उनके घर तक पहुंचाएं, और इसके लिए अगर 15 दिन का समय लगता है घर तक उनको ठीक पहुंचने में, तो उसमें वो हमारा सहयोग भी करें, और हम उनको इस प्रकार की काउंसलिंग कर रहे हैं। और एक ये भी बात सामने आ रही है कि अब चूंकि हर रोज हजारों की संख्या में प्रवासी लौट रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लौट रहे हैं, तो जो पर्वतीय जिले हैं खासतौर पर, वहाँ पर भी कोरोना के जो सैंपलिंग टेस्ट हैं वो भी बढ़ाए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। हमारे पास इस समय 4 लैब काम कर रही हैं, चारों की कैपेसिटी 400 के लगभग है, 400 लगभग कर सकते हैं। वर्तमान में कभी 400 भी हो जाते हैं, 300 भी हो जाते हैं, 200 भी रह जाते हैं, 150 भी रह जाते हैं। अभी तक जो सैंपलिंग करने का एक सामान्य स्तर पर एक गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, वो यही है कि जहाँ सिम्टम्स नज़र आए, जहाँ इस प्रकार की कोई नज़र आए कि यहाँ हो सकता है, उन सब के, या जो क्वारंटाइन किए हुए लोग हैं और उसमें के बीच में से कोई पॉजिटिव आया तो उसके बीच में जो जितने लोग संपर्क में हैं उन सब का करने की बात है। तो ये सही है कि आने वाले समय में 2 लैब हमारे यहाँ और स्थापित होने की संभावना है, जो पहले भी उन्होंने सैद्धांतिक सहमति हमें मिल चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारी टेस्ट की संख्या वो बढ़कर 600 या उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो उस रूप में हम और टेस्ट बढ़ाएंगे राज्य के अंतर्गत। और लेकिन ये भी मानकर चलिए कि आप जो एवरेज आ रहा है टेस्ट करने का, जो पूरे भारतवर्ष का है, 10 लाख में कितने होने चाहिए, 10 लाख में जो एवरेज है वो उत्तराखंड राज्य उसको पूरा कर रहा है। दूसरी बात, जो टेस्ट का एक कितने टेस्ट के अंतर्गत जो पूरे भारतवर्ष का एवरेज है 3 पॉइंट समथिंग, उससे हम बहुत कम है। जी, एक अच्छी बात है, एक बड़ी राहत की बात है उत्तराखंड के लिए। इसी प्रकार से जो साथ साथ जो चलिए हम एक फोन कॉल लेंगे, फिर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जी, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हेलो जी, नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हो, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, कुरुक्षेत्र से। जी हाँ, तो मेरे सासू जी आ रखे थे यहाँ पे, तो यहाँ फंस गए, तो घर जाने की कोई व्यवस्था है जी? देखिए, आपने एक तो रजिस्ट्रेशन कराया होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा। आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर पर एक बार जहां फोन किया होगा वहां बात करके भी पूछ सकते हैं कि कुरुक्षेत्र से कब हम लोग बुला रहे हैं, या कुरुक्षेत्र के आसपास से। उससे अलग भी अनेक नंबर हम लोगों ने पहले जो हमारा कंट्रोल रूम काम कर रहा है उसके नंबर भी दिए हैं, वहां पूछ सकते हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन यदि आपने कराया तो तब आपको 2 दिन में 3 दिन में संपर्क हो जाएगा। और अगर संख्या कम भी है तो आसपास के जो क्षेत्र होंगे उनको जोड़कर हम ये संख्या पूरी कर लेते हैं, जिससे कि 30 लोग या 60 लोग या 90 लोग 1 बस, 2 बस या 3 बस हम भेज के मंगा सकते हैं। तो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप संपर्क कर लीजिए, और वो सारे संपर्क नंबर आपके पास ऑलरेडी होंगे। अच्छा जी, ठीक है। और टेस्ट का क्या वो है जी, टेस्ट कितने जगह होंगे? टेस्ट कितनी जगह होंगे? टेस्ट तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब उत्तराखंड में आ जाएंगे तो आपका घर है उत्तराखंड, आप आइए, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। फिर आपको अच्छे प्रकार से टेस्ट करेंगे, आपको फिर सुरक्षित रखते हुए आपके घर भेजेंगे, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। तो चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, आप भी अपना सवाल पूछिए, अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। और अपने टीवी का वॉल्यूम आपको कम रखना होगा ताकि हम आपकी बात सुन सकें। जी जी जी, नमस्कार जी। नाम प्लीज अपना नाम बताएं और सवाल पूछे। जी नमस्कार, मैं प्रकाश गुरानी बोल रहा था सर, अल्मोड़ा से। जी प्रकाश जी, सवाल पूछिए आप, आपका सवाल क्या है?
सर मेरा सवाल है, मेरी एक लड़की है जी, मेरी लड़की बरेली गई है लॉकडाउन से पहले से, उसका वहाँ से पास नहीं बन पा रहा है। कहाँ है लड़की आपकी? बरेली। बरेली में है। बरेली से लॉकडाउन से पहले वहाँ से पास नहीं बन पा रहा है। अब यहाँ से गाड़ी के पास तहसील से भी नहीं मिल रहा है। नहीं, अगर आप यहाँ से पास बनवाना चाहते हैं, लड़की को खुद लेके आना चाहते हैं, तो आप कल ही सुबह अप्लाई करिए, 1 घंटे में आपको हम पास दे देंगे, यदि आप अपनी गाड़ी से लाना चाहते हैं। यदि आप सरकार के माध्यम से व्यवस्था करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो आप इंतजार करिए। जैसे ही अब उत्तर प्रदेश से हम ट्रेनें चला रहे हैं, शायद हो सकता है 2-3 दिन में चल जाए, तो हो सकता है लखनऊ से जो ट्रेन आए तो फिर उसमें उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो दोनों तरह से हमने व्यवस्था बनाई है। आप जोन से व्यवस्था पसंद करते हैं, आप उसमें अपने आप को रखकर और उस काम को पूरा करिए। तो ठीक है, मतलब ये एक अभी भी लोगों के सामने बड़ी संशय की स्थिति है। तो जो वेबसाइट है और हेल्पलाइंस नंबर दी गई हैं, उन्हीं पर आपको फ़ोन करना है। उसके बाद से यहाँ से अधिकारी, जो भी नोडल अधिकारी हैं, वो खुद ही कांटेक्ट करेंगे। और हाँ, एक बार पूरी संख्या हम शहर के हिसाब से निकाल रहे हैं। जी। फिर उस शहर में हम सपोज करो हमारे 100 लोग हैं, फिर जब वहाँ उस शहर की व्यवस्था बनती है तो उन 100 लोगों से हम संपर्क करते हैं कि फलाने स्थान पर हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी। वहाँ के प्रशासन से बात करके उस प्रशासन के माध्यम से उन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। वहाँ उनकी स्क्रीनिंग होती है, वहाँ उनकी डॉक्टरी होती है, तब वो बस के अंदर बैठते हैं। बस सैनिटाइज होती है पूरी तरीके से, तब उसको लेकर हम लोग चलते हैं। तो एक व्यवस्था वहाँ भी बनी हुई है। वहाँ की राज्य सरकार से कॉन्टैक्ट होता है, हमारी सरकार से। ट्रेन आती है तो भारत सरकार से भी हमें अनुमति उस रूप में लेनी पड़ती है। तो ये सिस्टम पूरा एक बना हुआ है, जिस सिस्टम के अंतर्गत आप लगाइए कि लॉकडाउन के इतने दिन में हम 63,000 लोग लेकर आ गए, और इन 6 तारीख के अभियान से भी हम लगभग अगर देखा जाए तो ये संख्या भी बहुत बड़ी बैठती है। तो सरकार पूरी तरीके से अपने उन प्रवासी भाइयों के लिए बहुत काम कर रही है। किसी भी रूप में हम ये चाहते हैं कोई भी प्रवासी भाई वहाँ परेशान ना रहे, उसको किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो रहने की हो। ऐसी शिकायतें भी हमें मिली हैं कि कहीं खाने की प्रॉब्लम है, कहीं रहने की प्रॉब्लम है, कहीं दवाई की प्रॉब्लम है। हमने तत्काल वहाँ के प्रशासन से बातचीत करके खाना नहीं तो खाना भिजवाया है, दवाई नहीं है दवाई भिजवाई है, रहना नहीं है तो रहने की व्यवस्था कराई है। तो प्रवासियों की सहूलियत के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्लीज अपना नाम बताएं आप और अपना सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम इस दौरान कम रखिएगा। हेलो जी। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। विनोद डबराल। विनोद जी, बताइए क्या सवाल है आपका? डबराल, जिला पंचायत सदस्य यमकेश्वर पौड़ी से। जी बताइए, क्या सवाल क्या है आपका? सवाल ये है, जो लोग बाहर से स्कूलों में रह रहे हैं ना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इनके लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है यमकेश्वर पूरे ब्लॉक में? नहीं, ऐसा नहीं है। यमकेश्वर ब्लॉक में पूरी व्यवस्था है। खुद एक राउंड वहाँ मंत्री जी ने लगाया है, जिला अधिकारी से बातचीत करके हम रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप मुझे केवल एक स्कूल का नाम बताइए जिस स्कूल में आपको लगता हो कि वहाँ व्यवस्था नहीं है। जिया स्कूल है, वहाँ पे नहीं है। मैं जो स्कूल का नाम आपने बताया, मैं आज शाम तक बात करके, और आप अपना फोन नंबर मेरे फोन नंबर पर SMS कर दीजिए। आपको शाम तक उसकी सूचना मैं खुद व्यक्तिगत देने वाला हूं। तो ये जो जिला स्तर पर अधिकारी हैं, उन नोडल अधिकारी बनाए गए हैं हर जगह, उनसे एक तालमेल बैठा करके ही खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई होगी, जैसे कि, और इसके साथ ही ऐसा भी कि जो लोग लौटे हैं उनके जो घर वाले हैं, परिजन हैं, वो भी उनके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमने प्रधान जी को जो इस बीच में लिया है, इस सिस्टम में जोड़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। सपोज करो किसी गांव में 9 लोग गए, उन 9 लोगों के भोजन की व्यवस्था उस गांव के अंतर्गत हमें करनी है। क्योंकि वहाँ हलवाई रखा नहीं जा सकता, बनाने वाला कुक हो नहीं सकता। तो उन 9 लोगों का भोजन वहां से आएगा। उस 9 लोगों के भोजन की जो खर्चा आएगा, जो पैसा होगा, वो पैसा राज्य सरकार वहन करेगी। उसको हम प्रधान जी के माध्यम से खर्चे को वहन करने वाले हैं, ये हमने तय किया है। जी, तो ये एक मतलब बड़ी चुनौती है, एक तो स्वास्थ्य के मुद्दे पर, दूसरा जो रोजगार का मुद्दा है वो भी है, और समितियां भी बनाई गई हैं, रिपोर्ट्स भी आई हैं इस दौरान कुछ, कि कैसे जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें रोका जा सके, उन्हें रोजगार दिया जा सके। तो ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। इससे पहले एक जो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं उनकी बात सुन लेते हैं। तो अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, टीवी का वॉल्यूम आप अपना कम रखिए, अपना नाम बताइए, अपना सवाल पूछिए। हाँ विनोद मैम, गुड इवनिंग, मैं विनोद उपाध्याय बोल रहा हूँ। जी विनोद जी, सवाल पूछिए।
हाँ मैम, अपने रिश्तेदार को दिल्ली में फंसे हुए हैं। हेलो। जी जी, हम सुन रहे हैं आपको। दिल्ली में आपके रिश्तेदार फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की बात। उसमें ई पास के लिए इनरोल किया है। जी फिर से कहिए, क्या कहा आपने? उन्होंने इनरोल किया है ई पास के लिए दिल्ली में। अच्छा। और लेकिन पास नहीं, दो चीजें हैं। दिल्ली में आपने पास के लिए अप्लाई किया, शायद ये कह रहे हैं। हाँ। आप अगर यहाँ से लाना चाहते हैं तो आपको लेके आने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से हम दे देंगे। और अगर आप ये रजिस्ट्रेशन कराया है तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ भारी मात्रा में हमारे लोगों के लिए, दिल्ली में वो संख्या 50,000 के लगभग होगी। तो उन लोगों को लाने के लिए हम लोग दिल्ली सरकार से जल्दी ही ट्रेन चलाने की बात हमारी फाइनल हुई है। तो 1-2 दिन में ट्रेन आनी शुरू हो जाएगी वहाँ से, और वो ट्रेन आएगी, साथ साथ बस और अन्य माध्यमों से भी हम प्रयास करेंगे। तो तब आप उसमें आ सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय अब नहीं लगेगा। और अपने वाहन से भी आ सकते हैं अपने वाहन से। वो हमने कहा कि आप यहाँ से भी पास बनवा सकते हैं, वहाँ भी बनवा सकते हैं, हमारी अलाउ हुआ है ना। और 2 ट्रेनें तो आ भी चुकी हैं हमारे राज्य में। 5 ट्रेनें के लगभग आ गई है। 5 ट्रेनें आ गई हैं, तो मतलब बड़ी संख्या में ट्रेनों के जरिए भी हम लोगों को वापस ला रहे हैं। तो वो जो हम रोजगार की बात कर रहे थे कि अब एक बड़ी जो चुनौती होगी कि कैसे ये जो लोग रिवर्स माइग्रेशन के जरिए अभी आए हैं, ये वाकई में रुकेंगे? इन्हें रोकने के लिए इनको रोजगार के अवसर देने पड़ेंगे। देखिए, इसमें हमने 2 स्तरों पर काम किया था। मैं पहले आपके इसी दूरदर्शन पे बता चुका हूँ। एक हमने किया था कि इन लोगों का हमने डाटाबेस तैयार किया, कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या काम करते थे, क्या काम में इंटरेस्टेड है, किस प्रकार का काम करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या खुद सर्विस करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डाटा इकट्ठा किया। हमने एक ऐप अभी आज ही उसका इनोग्रेशन किया है। उस ऐप को भी हम ओपन कर रहे हैं कि कोई उस पर पूरी सूचना होगी। सपोज करो मुझे यहाँ इंडस्ट्री लगानी है छोटी, तो मुझे क्या कुक चाहिए, मुझे यहाँ ITI बच्चे चाहिए, वो ऐप में डालेंगे, उसमें ITI जितने हमारे प्रदेश के बच्चे, उस सबकी सूची आ जाएगी, कुक की सूची आ जाएगी, ड्राइवर की सूची आ जाएगी। ये सारी सूची उसमें हमने अपलोड कर रहे हैं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, एक हमने अभी योजना लॉन्च की है। उसके अंतर्गत 25 लाख 10 लाख तक का लोन हम देंगे। 10% या 5% उनको अपना लगाना पड़ेगा, बाकी पैसा बैंक से हम लोन करा कर देंगे। लोन होने के बाद 2 साल तक 25% की सब्सिडी हम उनको राज्य सरकार की ओर से देंगे। 2 साल तक जब आपका उद्योग चल जाएगा तब वो सब्सिडी आपको, जो बैंक से हम FD कराएंगे, वो आपको वापस मिल जाएगी। तो ये योजना हमने एक लॉन्च की है। शहर के लिए अलग से भी एक योजना हम और एक्स्ट्रा ला रहे हैं। इस बीच में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया है। उसमें भी विशेषकर से ये सारी चीज़ें सम्मिलित रहेंगी। उसकी शुरुआत आज कल परसों 3 दिन में सारी गाइडलाइन आ रही हैं। उसका सारा वित्त मंत्री के द्वारा सूचना TV और अन्य माध्यमों से प्राप्त हो भी रही हैं। तो उसमें भी हम अपने राज्य को कहाँ जोड़ सकते हैं, MSME के माध्यम से जोड़ेंगे या एग्रीकल्चर के माध्यम से जोड़ेंगे, या जो भी उसमें होंगे, और सबको लेकर के। तो ये रोजगार से जोड़ना, ये हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा। अब ये उन लोगों के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं या वापस वहीं जाना चाहेंगे जहाँ काम कर रहे हैं, या पूरी तरह से वो स्थापित है वहाँ उस रूप में, या यहाँ रहकर यहाँ के राज्य के अंतर्गत अपने आप को कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगेगा। हम रिवर्स प्लान भी इसको बोलेंगे, हम कहेंगे हमने प्लान के लिए इतना काम किया है और हमने ताकत के साथ इसमें लगे हुए हैं। तो हम तो यही प्रयास करेंगे कि जो हमारे राज्य के लोग हैं वो राज्य में रहें, और राज्य में रहकर यहाँ के अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़े, उनके माध्यम से जुड़े, जिससे कि राज्य की आर्थिकी में बहुत बड़ा बदलाव आए। जी, और खेती को लेकर भी, ताकि जो युवा लौटे हैं और जो बंजर खेत हैं, अगर पौड़ी की बात करें वहाँ पर, तो दोनों ही चीज़ें हमारे पास मौजूद है। तो आज कुछ कैबिनेट डिसीजन भी रहे हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही गई है। ये भारत सरकार का एक मॉडल एक्ट है जी, इसको हर राज्य को अडॉप्ट करना है। आज अध्यादेश के रूप में हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है। जी, देखिए, इसमें भी हमने एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में भारत सरकार हमें मान्यता दे रही है, उत्तराखंड राज्य को। और जब हम ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में आएंगे तो हमने कई सुधार एग्रीकल्चर के फील्ड में करने शुरू किए हैं। आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि यही एक बहुत बड़ा आर्थिकी का संसाधन बनेगा, इसमें भी यदि हमारा नौजवान जुड़कर और काम करता है तो निश्चित रूप से पूरे देश और दुनिया में इस प्रकार की डिमांड है आज ऑर्गेनिक चीज़ों की। तो उसमें भी आपको ऑर्गेनिक अनाज है, ऑर्गेनिक फल है, ऑर्गेनिक सब चीज़ें हैं।
तो ये इसमें भी आप अपना जो इंटरेस्ट है वो अगर पैदा करते हैं तो इसमें भी राज्य सरकार ने अनेक प्रकार की सुविधाएं, अनेक प्रकार के सब्सिडी, अनेक प्रकार से बैंक के लोन की व्यवस्था खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हम चला रहे हैं। तो एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा नाम कैलाश चंद्र भट्ट है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछिए। जी, ये जो बिना राशन कार्ड धारक के हैं, इनको जो है चावल और 5 किलो आटा और 2-2.5 किलो चावल मिला था, और सरकार के द्वारा इनको दोबारा इनकी कोई सुध नहीं ली गई है। हम क्षेत्रीय पार्षद है, मंत्री जी हमको जानते हैं, मगर हमारी ये दशा है कि लोग हमारे घर में आते हैं और हमसे राशन मांगते हैं, क्योंकि उनके पास खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं है। और पीले राशन कार्ड पर सरकार के द्वारा कोई भी राशन नहीं दिया गया। इस स्थिति में पार्षद लोग क्या करेंगे और आम जनता क्या करेगी? नहीं भट्ट जी, आपकी जानकारी मैं दुरुस्त करना चाहता हूं, ठीक करना चाहता हूं। आपको जानकारी नहीं है। हमने पीले राशन कार्ड पर पहले 7.5 किलो राशन हम देते थे, उसके बाद जैसे ही मार्च में लॉकडाउन हुआ हमने अप्रैल के महीने में उस पर 22.5 किलो, और वो भी हमने फ्री, जितना पैसे का वो टोटल आना, पहले सुन लीजिए, जितना राशन था उस राशन का पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। 3 महीने का राशन जो दिया गया था उस पे 10 किलो गेहूं और 15 कितना मिल रहा, 15 किलो चावल। हाँ, वही हमने कहा, उतना ही मैं बता रहा हूँ, मैं तो और कम बता रहा हूँ, 22.5 किलो दिया। इसके बाद हमने पीले राशन कार्ड पर 20 किलो शुरू कर दिया है देना, और वो 20 किलो हर महीने मिलेगा आपको। और इसके बाद अगर आपके पास बीपीएल है तो 5 किलो पर यूनिट मिलेगा, अंत्योदय है तो 35 किलो मिलेगा, फ्री मिलेगा ये सारा राशन आपको। तो इस प्रकार से वो जो राशन की आप बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, राशन कार्ड नहीं है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, जो बहुत गरीब हैं, दीनहीन अवस्था में हैं, ऐसे लोगों की संख्या हमने छांटकर ऐसे लोगों को हमने वो जो आपकी बात करें वो किट उन लोगों को दी है हमने। बाकी जो इनके पास पीला राशन कार्ड है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, अंत्योदय राशन कार्ड है, उन पर हमने एक मुश्त 3-3 महीने का राशन, उसके बाद हर महीने राशन, वो राशन पीले राशन कार्ड पर बढ़ाकर हमने 7.5 किलो से 20 किलो किया है, 3 महीने का इकट्ठा दिया है। और बीपीएल पर हमने फ्री राशन दे रहे हैं 5 किलो पर यूनिट, अंत्योदय पर हम 35 किलो दे रहे हैं पर राशन कार्ड, और कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार से हर व्यक्ति को, प्रदेश के अंदर हमारे पास 40 लाख राशन कार्ड हैं, प्रत्येक राशन कार्ड धारक को, चाहे वो कोई सा भी राशन कार्ड हो, उसको हम राशन कार्ड दे रहे हैं। जो ऑनलाइन नहीं थे उनको भी हमने बिना राशन कार्ड के मानकर पहली बार हमने जो किट दी वो दी है। उनके राशन कार्ड ऑनलाइन कराने के लिए निर्देश तत्काल कर दिए गए थे, वो भी ऑनलाइन मैक्सिमम हो गए हैं, उनको भी अब राशन उसी रूप में मिलेगा। और अभी ये जो बड़ी संख्या में लोग लौट कर आ रहे हैं, परिवार समेत लौट कर आ रहे हैं, तो क्या इनके लिए भी नए राशन कार्ड की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था, उसके लिए भी कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी? देखिए, इसमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका यहाँ परिवार रहता है, जो वहां जाकर सर्विस कर रहे थे वो आ गए। दूसरे वो लोग हैं जो वहां चले गए लेकिन उनका वोट भी यहीं बना हुआ है, राशन कार्ड भी यहीं है। तीसरे वो लोग हैं कि जो वहां रह रहे थे लेकिन वो आए हैं। ऐसे लोगों की संख्या हम छंटवा रहे हैं। वो लोग जो उत्तराखंड राज्य में कई साल बाद आए हैं, 10 साल बाद आए हैं, पहली बार आए हैं पिछले कई वर्षों में, यानी जिनके पास ना राशन कार्ड है, ना यहाँ का वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड भी यहाँ का नहीं है, ऐसे कुछ संख्या यदि होगी उनको हम उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे हमने अन्य लोगों को किया। उनकी व्यवस्था फर्स्ट टाइम सरकार की ओर से करेंगे। और नए राशन कार्ड भी बनाने पड़ेंगे? वो सारी जो वो बनवाएंगे, वहाँ का राशन कार्ड यदि होगा वो निरस्त कराना पड़ेगा, यहाँ का राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा। जी जी जी, वो एक वो सिस्टम में आना पड़ेगा। ठीक है। और हम रोजगार के मुद्दे की बात कर रहे थे, तो चारधाम यात्रा का समय होना था ये, और इससे जो कई ज़िले हैं जिनका रोजगार, बहुत सारे लोग हैं जिनका रोजगार जुड़ा हुआ था, होटल, रेस्टोरेंट, जो प्रसाद बनाने वाले लोग हैं, तो इनकी आर्थिकी रुकी हुई है, मतलब राज्य की आर्थिकी भी प्रभावित हो रही है। तो क्या ऐसा है कि ग्रीन जिलों में चारधाम यात्रा या नियंत्रित पर्यटन की बात आ रही है कि इस तरह का कुछ कदम उठाया जा सकता है? देखिए, ये सही है कि हमारी आर्थिकी का प्रमुख एक साधन हमारी चारधाम यात्रा थी जी, हमारा धार्मिक पर्यटन था। आज वो पूरी तरह से बंद है। हम लोगों ने भारत सरकार से निवेदन किया है कि क्या हमें ग्रीन जोन में या कुछ सीमित संख्या में हमारे जो पर्यटक हैं, जो यहाँ टूरिज्म की गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं या जो धार्मिक रूप से यहाँ
चार धाम यात्रा पर आना चाहते हैं, हरिद्वार आना चाहते हैं, ऋषिकेश आना चाहते हैं, जागेश्वर आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी हमने भारत सरकार से निवेदन किया। 17 तारीख तक जो गाइडलाइन आएंगी उसके अनुसार फिर हम करेंगे। जहाँ तक सवाल है इन होटल वालों का, इन ढाबे वालों का, इन लोगों को हमने आज कुछ एक इलेक्ट्रिसिटी में एक पैकेज दिया है। इन लोगों के पास एक फिक्स बिजली का बिल आता था, चाहे होटल हो, ढाबा हो। इन लोगों का हमने 3 महीने के लिए हमने ये कहा है कि अब आपको फिक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका होटल बंद रहा, आपके ढाबे बंद रहे, तो आपको फिक्स हर महीने देने की आवश्यकता। 3 महीने के लिए हमने कहा जितनी बिजली जली होगी, यदि वो बंद होगा तो नहीं जली होगी तो आपको नहीं देना पड़ेगा। आज हमने वो निर्णय लिया है। दूसरा निर्णय हमने लिया अपनी इंडस्ट्री के लिए भी। इंडस्ट्री में भी एक फिक्स था, उसके लिए हमने कहा है कि आप 3 महीने के लिए फिक्स तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपको हम एक्सटेंड कर रहे हैं अगले 3 महीने के लिए। उस पर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट जो होगा वो राज्य सरकार देगी जी। इसी प्रकार से हमने जो हमारे ऑनलाइन जिन्होंने बिल जमा किए हैं उनके लिए भी हमने कहा है कि 1% अगर आप जमा करेंगे तो हम उसको छूट देंगे। तो ये हमने बिजली के माध्यम से आज कुछ निर्णय लिए हैं, इंडस्ट्री के लिए लिए हैं, हमने होटल के लिए लिए हैं, रेस्टोरेंट के लिए हैं। किसानों के लिए जो नलकूप है 142 करोड़ रुपए सरकार के उन नलकूपों पर 2000 से ज़्यादा 20,000 से ज़्यादा किसान हैं जो इस तरह के हैं, उन सब पे 150 करोड़ के लगभग राज्य सरकार का है। उन पे हर महीने जो इंटरेस्ट लगेगा, इस 3 महीने का उनसे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, वो भी राज्य सरकार देगी। ये तीनों योजनाओं में मिलाकर जो टोटल अमाउंट बैठता है वो लगभग 18 करोड़ 17 करोड़ 60 लाख बैठता है, वो राज्य सरकार वहन करेगी, बिजली डिपार्टमेंट को हम देंगे उस पैसे को। तो ये आज हमने उनके लिए भी एक छोटा पैकेज, तो थोड़ी राहत मिलेगी उन्हें कि जो फिक्स चार्ज थे वो नहीं देने पड़ेंगे, वो आज हमने घोषणा की है जी। और क्या मतलब इनको खोलने की प्रक्रिया भी अभी जो भारत सरकार की केंद्र की गाइडलाइंस आएंगी उसके साथ ही हम शुरू कर पाएंगे कि हम पर्वतीय जिले जो ग्रीन जोन में जिले हैं वहां पर तो हमने खोलने शुरू किए हैं अभी जी, वहाँ हमने इस तरह की व्यवस्था बनानी शुरू कर दी है। लेकिन जो हमारे हरिद्वार रेड जोन में है वहाँ नहीं, ये भी खुलेंगे। अभी 17 तारीख के बाद क्या गाइडलाइन आती है उसके आधार पर अब हम निर्णय लेंगे। और एक लगातार एक बात चल रही थी मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने के, जिससे कि वो रोजगार के अवसर कुछ बढ़ेंगे और मनरेगा में ही खेती से जुड़ी गतिविधियों को भी शामिल करने की, तो क्या इस दिशा में भी कुछ किया जा सका अभी? हमने भारत सरकार से इस प्रकार की डिमांड रखी है और संभवतः ये जो पैकेज है इस पैकेज में शायद मुझे लगता है कि मनरेगा को भी सम्मिलित किया गया है जी। अभी पूरी तरीके से 3 दिन तक ये आएगा, 3 दिन बाद ही हम कुछ इस पर करेंगे। लेकिन फिलहाल मनरेगा के काम हमने पूरे शुरुआत कर दिए हैं और 1 लाख के लगभग अभी हमारे राज्य में मनरेगा के लोगों को रोजगार उपलब्ध, पिछले 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, हमने उपलब्ध कराया है जी। तो एक दर्शक हमारे साथ इस दौरान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, तो आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम अपना कम रखिए ताकि आप हमें सुन पाए और हम आपको सुन पाएंगे। हाँ जी मैडम जी, मैं टेरी गढ़वाल से बोल रहा हूँ। सवाल पूछिए, नाम बताइए और सवाल पूछिए। मैं शंकर राणा बोल रहा हूँ टेरी गढ़वाल से। जी शंकर जी, आपका सवाल क्या है? मैडम मेरे भाई लोग जो हैं मुंबई में फंसे हुए हैं बहुत दिनों से, और वो जो है वहाँ से कब गाड़ी चलेगी, मैं ये पूछना चाह रहा था मैं। देखिए बंबई में 2 प्रॉब्लम अभी हमारे सामने है। एक तो कंटोनमेंट जोन है वो जी, एक रेड जोन है। रेड जोन में भी एक जो बहुत सेंसिटिव है, उसमें हम लोग वहाँ की सरकार से संपर्क कर रहे हैं। अभी भारत सरकार ने उस दिशा में अभी गाइडलाइन नहीं दी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास पूरी संख्या आ गई है, रजिस्ट्रेशन आ गए हैं और जल्दी ही जैसे होगा हम आपके भाई या अन्य सभी लोगों को, वो भी भाई हैं, सबको हम लेकर आएंगे। अभी वहाँ थोड़ी सी 2-3 क्षेत्रों में ये दिक्कत आई है, तो मैं समझता हूँ कि वो जल्दी हम उसको दूर करेंगे। तो ऐसे लोग जो ऐसे कंटेनमेंट जोन में हैं, रेड जोन में हैं, वहाँ उनको अभी थोड़ा वक्त दिया जा रहा है कि... हाँ, रेड जोन में से फिर भी एक बार अनुमति दे रहे हैं। कंटेनमेंट जोन में अनुमति अभी बिल्कुल भी भारत सरकार की गाइडलाइन में नहीं है, क्यों हम तो हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन जब हम बॉम्बे में संपर्क करते हैं तो वहाँ वो सील है, वहाँ किसी को अंदर नहीं जा सकते, वहाँ के लोग बाहर नहीं आ सकते, एक तरह से कर्फ्यू जैसी स्थिति है। तो इस प्रकार से वहाँ उनसे संपर्क टेलीफोनिक है, लेकिन वहाँ की जो प्रशासन है लोकल, वो इस रूप में भी अनुमति देने की स्थिति में नहीं है।
वहाँ थोड़ी दिक्कत है। इसमें बॉम्बे भी है, दिल्ली भी है। और क्या हम ऐसी भी कुछ स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि मान लीजिए महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केसेस ज़्यादा हैं या गुजरात में ज़्यादा हैं, तो वहाँ से जब लोगों को ला रहे हैं तो कुछ खास सहूलियतें बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो हम सब जगह से कर रहे हैं, चाहे हम जहाँ बहुत ज़्यादा है वहाँ भी, जहाँ बिल्कुल नहीं है वहाँ भी, कि वहाँ से जब हम स्टार्ट होते हैं तो वहाँ भी हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, जांच करते हैं। और स्क्रीनिंग जांच होने के बाद जो जरा सा भी हमें लगता है कि कोई उसमें सिम्टम्स है तो उसको वहीं रोक के सबसे पहले उसकी ठीक से जांच कराते हैं। फिर जब लेकर आते हैं तो हम जहाँ हमने केंद्र बनाए वहाँ उनकी जांच होती है, तो वो प्रक्रिया फिर वही शुरू हो जाती है 2-3 स्थान पर। फिर यानी अपने घर जाने के लिए उनको वही 15, 16, 18 दिन लगते हैं। और एक जो प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संवाद में बात कही थी कि मुश्किल समय है लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कि अभी बहुत सारे ऐसे ज़िले भी चिन्हित किए जा रहे हैं देश भर में जहां निवेश की संभावना बढ़ाई जा सकती है, जहां पर रोजगार लाया जा सकता है। तो उत्तराखंड में भी इस दिशा में कुछ प्रयास किया जा रहा है निवेश आकर्षित करने के लिए? निश्चित रूप से देखिए, जब हम MSME की बात करते हैं तो हमारे राज्य में जो रजिस्टर्ड लघु उद्योग है उनकी संख्या 64,000 है। और यदि हम रजिस्टर्ड जो नहीं है, तो चलिए ये सवाल का जवाब मैं फिर लेती हूँ। एक दर्शक फोन लाइन पर हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। तो आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम इस दौरान कम रखिए। हेलो मैडम, नमस्कार। मैं देहरादून जिले का रहने वाला हूँ। नाम बताइए अपना। हाँ मैडम, मैं किरत सिंह बोल रहा हूँ, देहरादून का रहने वाला हूँ और मैं सोलन जिला हिमाचल प्रदेश में हूँ मैडम। जी, तो आपका सवाल क्या है? सवाल मैडम जी ये है, जैसे हमारे लोग जो भी बाहर है, उत्तराखंड के भाई लोग जो भी, उनमें से मैं भी हूँ, तो हर जिले का जो हर स्टेट की बातें हो रही है, बट जो हम हिमाचल के लोग, उनके बारे में तो कोई बात हुई ना, कोई उनके बारे में कोई समाचार जो भी है, तो वैसा क्यों, मैं पूछना चाहता हूँ सर जी से। नहीं, आप आना चाहते हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आप या केवल ये पूछना चाहते हैं, कुशल क्षेम पूछना चाहते हैं अपने जिले की कि ठीक है सब, आप क्या चाहते हैं? हाँ जी सर, मैंने 1 तारीख को रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन मुझे ना कोई कॉल आई ना कोई... आएगी। देखिए, जहाँ अभी हम लोग जहाँ बल्क में है, जहाँ ज़्यादा मात्रा में है, वहाँ से शुरुआत की है। हम यहाँ से भी शुरुआत करेंगे, सोलन से भी लाएंगे, शिमला से भी लाएंगे, वहाँ से भी लाएंगे। अभी आप इंतज़ार करिए हमारा, क्योंकि अभी देखिए एक जो कैपेसिटी है राज्य की, उस राज्य की कैपेसिटी के अनुसार पिछले लगभग 7 दिन में हम लोग और 40,000 से ज़्यादा लोगों को ला चुके हैं, ट्रेन से, बसों से। तो इस प्रकार से आप निश्चिंत रहिए, आपको लेकर आएंगे। वहाँ वैसे भी पूरा ग्रीन जोन है, कोई दिक्कत वहाँ ऐसी नहीं है। तो और हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी वहाँ का से भी हम लोग आपको बुलाए। हाँ जी सर, एक बात सर और बोलनी थी। जैसे बाहर के लोग गांव जा रहे हैं सर, तो सरकार ने तो पूरी सुविधा दी है, जो भी है टेस्ट का है, खाने पीने का, जो THR वगैरह, लेकिन सर कहीं गांव में ऐसा हो रहा है कि लोग ये चीजें नहीं कर रहे हैं। होम क्वारंटाइन रह रहा है, लेकिन उसको चक के कोई आंगनबाड़ी में डाल रहा है, कोई स्कूलों में डाल रहा है, और वहाँ सर कोई ना देखने वाला है, ना मतलब वैसा कुछ मेरे मतलब उसमें आ रही है। क्योंकि कल मैं भी घर ही आऊँगा, जब भी आऊँगा तो सर ये चीज तो सर तुम्हें ये डर अभी से लग रहा है। देखिए, होम क्वारंटाइन होना है तो भी अकेले रहना है, आप अगर कहीं रहेंगे आंगनबाड़ी में तो भी अकेले रहना है। आप ये क्यों सोचते हो कि ये तो एक प्रकार से आप ये सोचिए कि एक व्यवस्था का अंग है, तो आप इसमें सहयोग करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ कोई सजा थोड़ा ही है, आप वहाँ रहेंगे, एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत आपको 14 दिन 10 दिन जितना तय होगा उसमें होम क्वारंटाइन होना है तो आपके घर भेज देंगे। एक कमरा अलग होगा, लैट्रिन बाथरूम होगा, नहीं होगा तो आपको कहीं स्कूल में जहाँ रखेंगे वहाँ 10 जने होंगे, 8 जने होंगे, उनको रखेंगे, आपके खाने की सारी व्यवस्था करेंगे। तो आप चिंता मत करिए, आप तैयारी करिए। अगर आपको आना है तो आप घबराइए मत कि क्या होगा, अच्छा होगा। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, आप भी अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैं महसन आर्य बोल रहा हूँ, मुक्तेश्वर से, नैनीताल जी, और अपना सवाल पूछिए। सवाल ये मैम, फर्स्ट स्टेज में जब कोविड-19 था तब तो सरकार ने मतलब आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन अब 4th स्टेज में है और अब तो उद्योग भी धीरे धीरे खुल जाएंगे शायद, लेकिन अब ज्यादा लोग आ रहे हैं और उससे ज्यादा संक्रमण गांव में फैलने की डर हो रही है। उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ माननीय मंत्री जी से। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज पूरी दुनिया, देश के प्रधानमंत्री जी का कल आपने राष्ट्र के नाम जो संबोधन था वो सुना होगा। आज कोरोना पूरी दुनिया को लेकर और इस प्रकार की जो चुनौती आई थी
उस चुनौती के रूप में खड़ा हुआ था। पूरी दुनिया को बहुत भारी मात्रा में नुकसान भी है, लेकिन इसी बीच में उन्होंने कहा कि हम मानव हैं, हमको हारना नहीं है, हमको लगातार निरंतर आगे बढ़ना है। आज कोरोना को लेकर हम सारे अपना काम बंद नहीं कर सकते। हमने उद्योग धंधे शुरू किए हैं, एग्रीकल्चर की गतिविधि शुरू की है, कंस्ट्रक्शन के काम शुरू किए हैं, हमने अब मार्केट खोलने शुरू किए हैं, हमने दुकानदारों से दुकान पर आने के लिए कहा है, लोकल लोग बाहर निकलने शुरू हुए हैं, जिनको काम था हमने ऑफिस खोले हैं, दफ्तर खोले हैं, लोग सर्विस पर जाना शुरू हो गए हैं। अब इस बीच में हमें केवल ये करना है कि जो पालन करना है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। प्रधानमंत्री जी ने कहा है दूरी रखनी है, मास्क लगा के रखना है और अपने काम पर इसी रूप में आगे बढ़ना है जहां जहां अनुमति मिले। और इस चीज के ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम लोग अपने जो भाई हैं वहां हैं, वो अधिक मात्रा में वो वहां परेशान थे, उनको लाना एक चुनौती भी था। और जो आपने कहा कि एक कहीं ना कहीं हमारे सामने एक वो भी खड़ा कि उनमें से कुछ पॉजिटिव भी होंगे, लेकिन हम इस कारण से उनको छोड़ भी नहीं सकते, वो हमारे परिवार के लोग हैं। इस कारण से उनको हमें लाना ही है। और आप ये निश्चित रहिए, सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी होकर उनका ख्याल रखेगी, आपका भी ख्याल रखेगी, जनता का ख्याल रखेगी। तो जो पहले लोग चाहते थे कि जो लोग गए हैं वो लौट आए और वो आ रहे हैं, तो एक किस्म का भय का सा भी माहौल बन गया है। ना आए, कुछ लोग अब ये चाहते हैं वो ना आए। हाँ, क्योंकि ये जो संक्रमण है यही मुश्किल ज्यादा बढ़े। देखिए, ये चीजें हैं, जब शुरू में हम लोगों ने भारत सरकार से निवेदन किया और हमारे जैसे कई राज्यों ने किया, उस समय भारत सरकार ने कहा कि अभी समय नहीं है। और समय के साथ साथ जब लॉकडाउन 4 की बात आई और लॉकडाउन 3 के बीच में शुरुआत के समय एक गाइडलाइन दी कि जो राज्य अपने दूसरे राज्यों से संपर्क करके अपने लोगों को लाना चाहते हैं और वो राज्य भी सहमत हो तो आप ला सकते हैं जी। तब हमने इस चीज़ की शुरुआत की और हम अपने लोगों को तो लेकर आएंगे जी। और निश्चित तौर पे परेशान भी थे, बहुत सारों के पास आर्थिक संकट की स्थिति आ गई थी। संकट था, खाना नहीं थे, हम खाने की व्यवस्था वहीं कर रहे थे। लेकिन अब वो अपने घर आएंगे, अपने राज्य में आएंगे तो उनको लगेगा कि सरकार के माध्यम से हमें आना हो गया है हमारा, लेकिन हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते उन लोगों को। बिल्कुल। और वो जो हम बात कर रहे थे रोजगार पर और निवेश को लेकर कि किस तरह से इस मुश्किल समय को एक अपॉर्चुनिटी में भी बदला जा सके। देखिए, मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो लघु उद्योग है वो रजिस्टर्ड 64,000 है जी। और अगर ऐसी जो लघु उद्योग है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया लेकिन गाँव में काम चल रहे हैं, कुछ प्रसाद बना रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कुछ लोग हल्दी बना रहे हैं, कुछ लोग आटा चक्की चला रहे हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार का काम कर रहे हैं, वो लोग भी अगर इस पर कैलकुलेशन करें तो ऐसे उद्योग धंधे इस राज्य में वो संख्या लगभग 2 लाख है। 2 लाख लोग अगर एक व्यक्ति 2 से 3, 4, 5, 10, 15, 20 लोगों तक रोजगार देते हैं तो आप हिसाब लगाइए कि अगर इनमें हम थोड़ा निवेश बढ़ाएं, इनमें हम थोड़ा इनको प्रशिक्षण दें, इनके माध्यम से हम उत्तराखंड राज्य में इनको प्रोत्साहित करें, इनमें और हमारा जो नौजवान वापस आया है प्रवासी लोग, ये भी इसमें इंटरेस्ट दिखाएं, आए, कोई सब्जी की तरफ जाएगा, कोई डेयरी की तरफ जाएगा, कोई आटा की तरफ जाएगा, कोई छोटे मिल लगाएगा, कोई कुछ करेगा, इस प्रकार के काम करेंगे। तो ये जब लोग इसमें आएंगे और ये 2 लाख भी अगर मैं मान लेता हूँ ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो जाए और एक इसमें से 2 लोगों को एक्स्ट्रा रोजगार मिल जाए जो भी है वर्तमान में, तो यानी 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार की बढ़ोतरी हो जाएगी। बहुत बड़ा एक इससे व्यवस्था में परिवर्तन आने वाला है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये हमारे सामने जो एक संकट था इसे अपॉर्चुनिटी बनाना है। इस संकट को हमें इससे घबराना नहीं है, अभी तो इस संकट में से रास्ता निकालते हुए अपने राज्य को, अपने देश को पूरी ताकत के साथ खड़ा करना है और दुनिया को दिखाना है कि भारत किस प्रकार से ऐसे संकटों से जूझता हुआ खड़ा होने की सामर्थ्य रखता है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। जी जी, हेलो जी जी, नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। टीवी का वॉल्यूम कम रखिए। मैं हल्द्वानी, टनकपुर रोड, राजपुरा। जी रूबी जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है, जैसे पीले कार्ड का राशन दे रहे हैं आप, तो उसमें ये भी तो होना चाहिए ना, जब हमारे तो शौहर मतलब मजदूरी करते हैं, जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हम इतना मोल राशन खरीदेंगे। कहाँ से खरीदे बताइएगा, कैसे खरीदे? ये 250 रुपए का राशन दे रहा है, 10 किलो गेहूं है, 15 किलो चावल है, बस ये दिया है। रूबी बहन, आपने जो कहा कि 20 किलो जो राशन है आपका
वो 20 किलो राशन लगभग, ये सही है कि 180 इतने रुपए का बैठेगा, 180-90 रुपए का। लेकिन मैं आपको एक तो ये बधाई देना चाहूँगा बहन कि आपने स्वीकार किया कि 20 किलो राशन मिल रहा है। भी एक कोई भटजी थे हरिद्वार से, वो कह रहे थे उनको मिलना ही शुरू नहीं हुआ। वो शायद मुझे लग रहा कहीं किसी राजनीतिक दल के सदस्य होंगे। और आप तो हमारी सीधी साधी बहन इस रूप में है कि आपको तो जो सच्चाई है वो बतानी है। तो बहन ये सही है कि आपको 180 या 190 जो भी रुपए देने पड़ रहे हैं, वो आप जब अपना अकाउंट देखेंगे, जो आप पीले राशन कार्ड पे राशन अब तक लेते आए हैं, तो आपको हर महीने जितना राशन आप ले लेते थे उतना पैसा आपके अकाउंट में आता है। आप अपना अकाउंट देखिए, कैसे हो जाएगा? आप अपना अकाउंट जब देखेंगे पीछे से लगातार हर महीने आपका लगभग 7.5 किलो मिलता था, तो उसमें 70 रुपए आपके अकाउंट में भी आते थे। महीने का खर्च है पूरे 500 रुपए में क्या कर लूंगी मैं, बताइएगा? राशन भी खरीद लूंगी, पूरा घर का खर्च भी चला लूंगी, बताइएगा? मुश्किल हालात हैं लोगों के सामने। नहीं, इसमें हमने और कई व्यवस्था बनाई है। हमने, अगर जनधन अकाउंट आपका है, 500 रुपए हर महीने उसमें आ रहे हैं। अगर आपके घर में कोई 60 साल से ऊपर बुजुर्ग है, एक हर महीने की एक्स्ट्रा, यानी एक महीने जितनी पेंशन थी उसमें डबल करके हर महीने उसके अकाउंट में डाल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर रजिस्टर्ड मजदूर थे, 1-1 हजार रुपए 2 बार उनके अकाउंट में हमने डाले हैं। तो कुल मिलाकर सरकार इन सारे लोगों पर ध्यान केंद्रित। अगर आपका जो गैस का सिलेंडर, आपने यदि उस योजना में, जो भारत सरकार की योजना थी उसके अंतर्गत लिया, तो सिलेंडर आपको 3 महीने फ्री मिलेगा, उसमें गैस का पैसा नहीं देना है। तो ये सारी योजना भारत सरकार और राज्य सरकार की थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों की चिंता सबसे पहले की है। उन 80 करोड़ लोगों के लिए ये योजना लेकर आए थे। 80 करोड़ लोग हैं भारत के, ऐसे लोग जिनके लिए ये योजना आई थी। जी, लेकिन जो मौजूदा दौर है, जो कोरोना की वजह से जो हालात बने हैं, ये तो बहुत जगह संकट की स्थिति है, लोगों का सरकार उनके साथ खड़ी है, हर प्रकार से साथ खड़ी है। जी, तो चलिए अभी एक और जो तैयारी इस समय राज्य सरकार कर रही है कुंभ को लेकर, तो जो अभी कोरोना को लेकर स्थिति है, तो क्या लगता है कि हम कुंभ तक एक तो तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं, दूसरा किस तरह से आयोजन करेंगे? देखिए, इस तरह के आयोजन अब सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। चाहे वो हमारी 4 धाम हो, चाहे हमारा आने वाला कावड़ का बड़ा आयोजन हो, चाहे कुंभ का आयोजन हो। कुंभ से पहले अभी हमारे कावड़ का आयोजन होना, जहाँ 3 से 4-4.5 करोड़ तक लोग आते हैं। अब इन आयोजन पर हम निश्चित रूप से अभी हमें केवल वही करना पड़ेगा कि वेट एंड वॉच, क्या स्थिति बनती है, क्या गाइडलाइन आती है, क्या हमें करना है, किस गाइडलाइन के पालन के अंतर्गत हम काम करेंगे, कितने लोगों को अनुमति होगी। तो ये सब चीज़ें अभी इस रूप में, लेकिन हमने अपनी तैयारी शुरू की है। हमने अपने जितने कुंभ के काम थे वो बड़े स्तर पर शुरू कर दिए हैं। हम उसमें जो 40 दिन, 45 दिन, 50 दिन का हमें लेट हुए, उन काम को हमने तुरंत ही सारे बुलाकर, और आप देखेंगे कि सारे काम बहुत तेजी के साथ शुरू हुए। तो हम काम तो शुरू करेंगे, लेकिन कुंभ में कैसे होगा, कब इसका समय तक किस तरह की स्थिति, क्या हालात होंगे, अभी बताया जाना संभव नहीं है। जी, ठीक है। तो अभी ये जो बहुत सारे प्रयास हम कर रहे हैं ताकि जो लोग लौट के आए हैं और जो पहले से यहाँ लोग मौजूद हैं, ताकि उनकी आर्थिकी संवारी जा सके। अर्थव्यवस्था इस समय कमज़ोर हुई है कोरोना की वजह से, तो अर्थव्यवस्था को मुश्किल से उबार सकें। देखिए वर्षा जी, ये सही बात है कि जब हम बात करते हैं कोरोना, तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई है, भारत भी है। हम जैसा राज्य जिसका बजट 50,000 करोड़ के लगभग टोटल बजट है, उसमें से जो कमिटेड घटा के 48,000 करोड़ हम उस रूप में देखते हैं। फिर हमें सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, किस्तें, इंस्टॉलमेंट, ये सारा देने के बाद हमारे पास 10-12 हज़ार करोड़ ऐसा बचता था जो हम विकास के काम में लगा देते, 12,000, 14,000। आज जब हमने पूरा आकलन करके देखते हैं तो इसमें लगता है कि 6 से 7 हज़ार करोड़ हमें साल भर में कम मिलने वाला है। चाहे भारत सरकार से मिलने वाला हमारा जो पैसा मिलता है वो हो, चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत जो हमारी अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी है उसकी बात करें, तो ये चुनौती तो है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने जो ये योजनाएं मैंने बताई हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, एमएसएमई के अंतर्गत अभी बहुत बड़ी 20 लाख करोड़ की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की है, या राज्य के अंतर्गत अभी शहरी क्षेत्र के अंतर्गत हम योजना लॉन्च करने वाले हैं, लाने वाले हैं। इन योजनाओं के माध्यम से ही हमें इस आर्थिकी को प्राप्त करना है, इसी से हमें रास्ता निकालना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने राज्य में आने वाले समय में जो हमें लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण और आर्थिकी में बहुत भारी नुकसान हुआ है, हम इससे पार पा लेंगे।
जी, और ऐसी भी कुछ जगह पे ऐसी शिकायतें भी थी कि जो फैक्ट्रियां हैं जिनको कहा गया था कि आप 3 महीने तक अपने लोगों को वेतन देंगे, तो वहाँ पर चूंकि उनका भी उत्पादन ठप है तो उनके पास भी पैसों का संकट होगा, तो लोगों को वेतन देने में दिक्कत आ रही है। इस तरह के भी मामले आ रहे हैं इस समय राज्य में। हाँ, देखिए ये सही है कि कहीं कहीं अगर इस प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तो हम तत्काल संपर्क करके और ये प्रयास करते हैं कि वो 3 महीने का पूरा सैलरी उसको दें। लेकिन क्या है कि वर्तमान समय में चाहे वो कोई भी है, यदि उसको 2 दिन 4 दिन लेट होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन उनको इस प्रकार की सैलरी देने के जो निर्देश थे वो राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं स्पष्टता के साथ। और यही बात स्कूलों पे भी लागू होती है। फीस को लेकर भी एक अच्छी तनातनी हुई कि इतने आदेशों के बावजूद बहुत सारे स्कूल थे जिन्होंने अभिभावकों से फीस मांगी ही मांगी। देखिए उन्हें नहीं मांगनी चाहिए थी जब एक निर्देश जारी हो गए हैं। हाँ, अभी हाई कोर्ट में भी मामला गया है, राज्य सरकार के दिशा निर्देश पहले ही हो गए थे कि ऑनलाइन जो है वो ट्यूशन फीस ले सकते हैं, बाकी अभी उस फीस को ना लें। तो उन आज के संकट के समय में हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, हमें अलग अलग नहीं दिखना है। स्कूल जहाँ टीचरों का ध्यान रखें, वहीं विद्यार्थियों का अभिभावकों का भी ध्यान रखें कि वो कहाँ से लाएंगे। वहीं इंडस्ट्री वाले जहाँ अपनी इंडस्ट्री का ध्यान रख रहे हैं, जहाँ सरकार उनकी चिंता बिजली में कर रही है, उनकी चिंता अन्य रूप में कर रही है, भारत सरकार चिंता कर रही है, वहीं में उन मजदूरों की चिंता भी करें। तो ये सबको एक दूसरे से मिलके जो लिंक रहे, जुड़े हुए हैं, सबको चिंता एक दूसरे की करते हुए ही कोरोना को हरा पाएंगे। तब इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ते हुए और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफल होंगे। जी, चलिए एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। अपने टीवी का वॉल्यूम आप कम रखिए, जिसके बाद हम आपकी बात सुन पाएंगे और आप हमारी। हेलो जी जी, अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मेरा नाम अनिल कुमार चंद्र है मैम। हेलो जी अनिल जी, सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा नाम अनिल कुमार चंद्र है। जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके सवाल पूछिए। जी मैम, मेरा नाम अनिल कुमार चंद्र है। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ, सोलन से बोल रहा हूँ, परमाणु से। मैम जी, सवाल क्या है आपका? ये पूछना चाहता हूँ कि मैम हिमाचल वालों को कब ले जाएंगे मैम? यहाँ तो बड़ी परेशानी में है, लेकिन कुछ आपने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, जल्दी आपके लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, चिंता मत करिए, जल्दी लेकर आएंगे। सर रजिस्ट्रेशन तो कराया है, वहाँ बोलते हैं कि सर बिजी है बोलते हैं सर। रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, बिजी नहीं है, 2 लाख से ज्यादा हो गए हैं। आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा दीजिए, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा पांडे जी आप कहाँ हैं? अनिल भाई रजिस्ट्रेशन करा दिया है सर, हमने 1 तारीख को करा दिया था। बस ठीक है, फिर आप चिंता मत करिए, हम आपको लेकर आएंगे। सर जल्दी ले जाओ, आपकी रेड जोन वालों को खुला भी नहीं था शायद। हाँ, 5 के बाद है। तो आप अब रजिस्ट्रेशन कराइए, 1 के बाद 1 को खोला भी नहीं था शायद ये रजिस्ट्रेशन। आप इसको ध्यान से देखिए, जब हमने रजिस्ट्रेशन खोले हैं तब के बाद ही आपको कराना है। और इस दौरान कोई कम्युनिकेशन भी होता है क्या? जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया वो इंतजार कर रहे हैं? नहीं होता है। हमने कहा ना, मैंने शहर का हम आधार बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन आए, हमने लिख लिया, सूची बनाई, तैयार की, लोगों की सूची तैयार, उनका फ़ोन नंबर ठीक से लिखा। फिर जैसा हम जिस शहर को हम कवर कर रहे हैं, जैसा हमने कहा असम से लाए हम जी, असम हम लेकर आए हैं। हम लोग कहाँ से? औरंगाबाद। हम लोग कहाँ से? तिरुवनंतपुरम से। तो लेकर आ रहे हैं हम, जहाँ जहाँ हमें व्यवस्था सही मिल रही है, राज्य सरकारों का सहयोग मिला, वहाँ से हम शुरुआत कर दी है। नहीं, इस दौरान किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, अभी उसको कोई और अग्रिम सूचना नहीं मिल रही कि अब क्या होने वाला है? मिलेगी, उसको सूचना निश्चित रूप से मिलेगी। हम शहरों का पूरा अलग से योजना बना रहे हैं, और आपको जिसको सूचना नहीं मिली उनको मैं आज दूरदर्शन के माध्यम से बता रहा हूँ कि आपको जल्दी ये सूचना मिलेगी। आपका नंबर कब आएगा? तो चलिए, ये क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा परेशान लोग इसी बात को लेकर हैं कि कैसे वो अपने जगह वापस लौट सके, या जो राज्य में हमारे हैं और अपने राज्यों को जाना है तो वो वहाँ पर जा सके। तो उन तक जो पहुँचना है, और वो मुश्किल काम भी है, चुनौती भी है। तो एक चीज़ और, जब इतने सारे लोग लौट के आ रहे हैं तो क्या ऐसा भी है कि हमको भविष्य में ज़्यादा पीपी किट की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य सुविधाओं की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी तैयारी भी करनी होगी? देखिए प्रसाद जी, हम लोगों ने एक इसी मामले में उत्तराखंड सरकार काफ़ी आगे नज़र आती है अन्य की अपेक्षा। जी, हम लोगों के पास सितंबर महीने तक हमने कैलकुलेट किया अपने राज्य की पॉपुलेशन,
और ये सोचकर कि जो एवरेज पूरे दुनिया का भारत का है उस एवरेज में यदि खराब से खराब स्थिति भी आ जाए तो हमें कितने पीपीई किट चाहिए, कितने वेंटिलेटर चाहिए, कितने मास्क चाहिए N95, कितने हमें आइसोलेशन वाले बेड चाहिए, कितने हमें क्वारंटीन करने वाले बेड चाहिए, कितने हमें कोविड हॉस्पिटल चाहिए, कितने हमें पर्टिकुलर कोविड के लिए अलग बेड चाहिए, वो व्यवस्था हमने कैलकुलेशन करके सितंबर महीने तक भी पूरा कर लिया है। यानी हमें कोई इस रूप में हम परेशानी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पीपी किट हैं, वेंटिलेटर हैं, N95 मास्क हैं, हमारे पास क्वारंटाइन वाले बेड हैं, हमारे पास आइसोलेशन के बेड हैं, हमारे पास आईसीयू है, हमारे पास ये सारा पर्याप्त मात्रा में है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इस व्यवस्था को, डॉक्टर कितने चाहिए, हमने शुरू से इसको मैंने पहले इस पर अभी आगे बात करेंगे। एक दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना नाम बताइए, टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा, तो अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। आप अपना नाम बताइए, टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा, तो अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। जी अपना नाम बताएं और सवाल पूछिए। तो लगता है कि कॉल में कोई दिक्कत आ गई। तो ये जो बात कर रहे थे, क्योंकि अब पर्वतीय जिलों में भी इतने सारे लोग पहुंच रहे हैं, पहले वो स्थितियां अलग थी, तो अब हमें वहां पर भी ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं की दरकार होगी। हमने ये किया है, हमने सारे जिलों के केंद्र मानकर और इस सारी व्यवस्था को बनाया। ये सही है कि देखिए इतनी बड़ी मात्रा में जब हमारे राज्य में कोई प्रवासी लोग आएंगे तो चुनौती इस रूप में नहीं है कि वो लोग आ रहे हैं, चुनौती इस रूप में कि उनमें से यदि पॉजिटिव केस आते हैं तो उन पॉजिटिव केस को हमें पहले तौर पर ही पकड़ना, ये हमारे लिए चुनौती है, जिससे कि वो संक्रमण समाज में ना जाए, वो संक्रमण जहाँ जाए वहाँ तत्काल हमें मालूम हो जाए, तो उसको हम वहीं रोकने में सफल हो जाएं। अभी तक उत्तराखंड राज्य में ये सबसे बड़ी सफलता हमारी है। जितने हमारे 69 केस आए हैं उन सब में कहाँ से संक्रमण आया है, कौन उसका सेकंड या फर्स्ट है जिससे आया है, वो हम रोकने में सफल हो गए। यानी समाज के बीच में हमारे पास एक भी केस नहीं आया जिसकी हिस्ट्री ना हो। जी, तो ये अभी इस समय जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो यही है। अगर आप भी हमारे उत्तराखंड की जनता को कोई संदेश देना चाहें कि इस समय सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सावधानियाँ, ऐसा ना हो कि लॉकडाउन 3 तक आते आते हम थोड़ा ज़्यादा ही रिलैक्स हो गए कि अब मुश्किल टल गई है, ऐसा नहीं। देखिए, आप इस दूरदर्शन के माध्यम से मैं अपने सभी प्रदेशवासियों को एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। एक तो सब जो हमारे गांव के ग्राम प्रधान हैं, गांव के हमारे लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे प्रवासी भाई बहन आ रहे हैं इनको आप पूरी तरीके से सहयोग करिए। ये होम क्वारंटाइन हो या ये स्कूल में रहें या ये अन्य जो भी व्यवस्था आप बना रहे हैं उसके अंतर्गत रहें, आप इनको सहयोग करिए। भोजन की जहाँ तक व्यवस्था है, भोजन आप गांव में से लाकर इनको भोजन दीजिए। अगर भोजन गांव में बनवाना है, प्रधान जी के माध्यम से उसकी पेमेंट की जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात है, पूरे सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हमारे लिए 2 गज की दूरी है बहुत ज़रूरी, ये हमें पालन करना है। हमें मास्क पहनकर घर से बाहर निकलना है, और अगर इनका पालन करते हुए हम अपने काम पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए हमारा राज्य जो कोरोना फ्री राज्य के रूप में हो, ये प्रयास हम लोग करें। और इसमें आपका भी सहयोग हो, मेरा भी सहयोग हो, सबके सहयोग से हम इस काम को करें। और निश्चित रूप से यदि हम इसका पालन करेंगे तो हम कोरोना फ्री इस राज्य को बना पाएंगे। यही मैं दूरदर्शन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। और जो ये एक बड़ी बात है सेहत की, दूसरा मोर्चा है रोजगार का। तो अब जो लोग आए हैं वो यहाँ रुकें, रोजगार के लिए जो भी योजनाएं हैं, जो पोर्टल्स हैं, जो ऐप बनाए गए हैं, या ग्राम प्रधान और जिला अधिकारियों के माध्यम से पहुँचें और कोशिश करें स्वरोजगार की राह पर चलने के लिए। निश्चित रूप से जो हमने पोर्टल बनाया है, आज हमने एक ऐप भी लॉन्च किया है, आप उस पर भी जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए उस पर भी, जिससे कि हमें मालूम हो कि आपने क्या पढ़ाई पढ़ रही है, आप किस रोजगार में जाना चाहते हैं। और जो हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एक लागू की है, आप अपने ज़िले में जो जिला उद्योग केंद्र है उस पर अप्लाई करिए। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है जो 7 दिन के अंदर अंदर इस सारे काम का आपका निस्तारण करेगी, आपके लोन की व्यवस्था करेगी। तो निश्चित रूप से इसमें आप अपना ही नहीं, अपने और मित्रों का भी सहयोग करेंगे, राज्य का भी सहयोग करेंगे, देश का भी सहयोग करेंगे।
तो चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये बहुत अहम जानकारियां जो हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो दर्शकों से भी यही अपील रहेगी कि अभी हम लॉकडाउन 3 अंतिम चरण में हैं और इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और जितनी भी ज़रूरी सावधानियां हैं कोरोना से बचाव के लिए, वो इस समय और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तभी जब हम सुरक्षित होंगे तो हम अपनी आर्थिकी बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे, रोज़गार बेहतर बनाने के बारे में सोचेंगे। तो इन सब सावधानियों का पालन अभी करना है। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।